हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिना सिंगला। तो मैं रिसेंटली एक इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूं। तो सोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, द मोस्ट फेमस बुक अमंग यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो द एस्पिरेंट्स फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो हम ये बुक कवर करने वाले हैं मेरी सीरीज़ के अंडर। तो आज हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, बट उन सब चीज़ों को कवर करने से पहले हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ चेन ऑफ इवेंट्स इस सीरीज़ में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया पता चले, एक आइडिया हो कि क्या सिचुएशन थी बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ आर टुडेज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला 26 जनवरी 1950 को, वो एक्चुअली कैसे बना, क्या इवेंट्स थे जो कारण बने कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, हम इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इस्टेब्लिश हो सके। तो क्या क्या इवेंट्स थे वो हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ईयर 1600 से। ईयर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर, एक लाइसेंस ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को, टू ट्रेड इन इंडिया। तो बेसिकली इस चार्टर के थ्रू जो कि एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस था, मोनोपोली मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को टू ट्रेड इन इंडिया। तो ये क्या था, इससे उनको क्या मिल गई, मोनोपोली मिल गई, राइट। तो ये मोनोपोली मिल गई तो उनका ट्रेड उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ कि उनका इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगा राजाओं में और पॉपुलर होने लगे। रिच होता है तो कोई इंसान, तो वो पॉपुलर भी हो जाता है, इन्फ्लुएंस भी ग्रो करता है, और ये सब होने लगा। बट उनको फिर भी अभी वो मौका नहीं मिल रहा था जिसकी वो तलाश में थे। जिसकी वो तलाश में थे का क्या मतलब, ब्रिटिशर्स कुछ सोच के नहीं आए थे कि हम जाएंगे इंडिया में व्यापार करेंगे फिर राज करने लगे थे। कोई ऐसा प्री प्लानिंग नहीं था। बट जब वो इंडिया में एंटर हुए, उन्होंने सिचुएशन देखा, यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा, और उनको लगा कि कोई एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, और राजा लोग हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, रजवाड़ों में बंटे हुए हैं, तो क्यों ना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्होंने उन्हीं, जैसे कि हम टीवी सीरियल या कोई सीरीज़ है उसमें देखते हैं, तो आप लोग देखते होंगे, मैं इतना नहीं देखती हूँ, बट हाँ वो देखते होंगे, तो काफ़ी मतलब लोग जैसे है कि पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं या कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश, तो वैसा ही कुछ ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे, जस्ट आफ्टर लुकिंग एट द पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया। तो ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं था, तो वो मौके की तलाश में थे, बट वो मौका मिल नहीं रहा था। तो पर फाइनली एक दिन, एक ऑन वन फाइन डे, दे grabbed that opportunity of establishing themselves as a territorial power, and that was finally in the year 1765. 1765 में ऐसा क्या हुआ, 1765 ही क्यों? क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत गए थे मुगल एम्परर शाह आलम से। तो शाह आलम से ये बैटल ऑफ बक्सर जीते थे, तो उसकी बदौलत इन लोगों को मिल गया दीवानी राइट्स। अब आप लोग बोलेंगे कि दीवानी राइट्स क्या है? टैक्स कलेक्शन राइट्स, जो रेवेन्यू पे राइट्स हैं, और सिविल जस्टिस के राइट्स इनको मिल गए। कहाँ मिले? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3 जगह पे इनको दीवानी राइट्स मिल गए। तो इन दीवानी राइट्स की बदौलत कंपनी की पोजीशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, और वो उनका करियर स्टार्ट हो गया एज अ टेरिटोरियल पार्ट। अब करियर तो स्टार्ट हो गया,
साथ में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र में एक बड़ी ही स्ट्रेंज चीज़ आई। वो स्ट्रेंज चीज़ क्या थी, अब हम देखते हैं। स्ट्रेंज चीज़ क्या थी कि फ्लरिश हो रहा था बिजनेस, बहुत अच्छा टेरिटरी पे भी अब कब्जा होने लगा था, पर एक स्ट्रेंज चीज़ हो रही थी कि EIC डेब्ट में जाने लगी। यू मस्ट बी वंडरिंग ये कैसे हो सकता है, डेब्ट में क्यों जाने लगी? अब ये सुनो, EIC डेब्ट में जाने लगी क्योंकि EIC के ऑफिसर्स रिच हो गए। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? मतलब ऑफिसर्स थे वो अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोच रहे थे रादर देन कंपनी का फायदा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फायदा। तो EIC डेप्ट में जा रही थी, वो रिच हो रहे थे, मींस कोई गड़बड़ घोटाला चल रहा था, वो लोग करप्शन कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड चल रहा था, तो कुछ ना कुछ चल रहा था। तो जिसकी भनक जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगी, जो इंग्लैंड में थी उस टाइम, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ रेगुलेशन की, कुछ ना कुछ एक्ट की ज़रूरत है, अब कुछ ज़रूरत है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने की, ताकि कंपनी की इन एक्टिविटीज़ को एंड किया जा सके। तो इन रिटेलिएशन ऑफ दैट दे स्टार्टेड पासिंग दीज रेगुलेटिंग एक्ट्स। तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया, देन सेकेंड आया 1793 में, थर्ड आया 1813 में, फोर्थ आया 1833 में, देन लास्ट आया 1853 में। उसके बाद कोई 1853 के बाद कोई एक्ट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि सिपाही म्यूटिनी हो गई और सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई और कंपनी का रूल एंड हो गया, फिर ब्रिटिश क्राउन रूल आया। तो वो सब बात की बात है, पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ तक देखेंगे 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट तक। तो ज़्यादा डिटेल में, उसके बाद वाली डिटेल में आज मैं नहीं जाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पे, जिनको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं या चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। तो अभी आप देख रहे थे ना कि मैंने बताया 1773 में है ना, तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच 20 ईयर्स का डिफरेंस है हर एक्ट के बीच। 1793 से 1813 के बीच 20 ईयर्स, यहाँ पे 20 ईयर्स, 1833 से 1853 में 20 ईयर्स। इसका रीज़न क्या था कि जब इन्होंने ये रेगुलेटिंग एक्ट पास करने स्टार्ट किए, तो उन्होंने डिसाइड किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि एवरी 20 ईयर्स वो रिवाइज करेंगे चार्टर के टर्म्स एंड कंडीशन। तो सो द रेगुलेटिंग एक्ट्स गोज ऑन लाइक दिस: 1773, 1793, 1813, 1833 एंड द लास्ट वन 1853। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये क्या था जी? ये था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। कैसे सेंट्रलाइजेशन? अब बोल दिया मैंने सेंट्रलाइजेशन, बट कैसे सेंट्रलाइजेशन, ये भी तो समझना जरूरी है ना। तो अब हम देखते हैं कैसे सेंट्रलाइजेशन। 3 प्रेसिडेंसीज थी, 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी 3 जगह पे। कहाँ पे? बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास पे। जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है सेंट्रलाइजेशन, इट मीन्स कुछ ना कुछ पावर्स का, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ सेंट्रलाइज होना स्टार्ट हुआ है। 3 जगह पे है बट सेंट्रलाइज करना स्टार्ट किया होगा। तो उसी चीज से आप लोग इमेजिन करना स्टार्ट करिए कि क्या हुआ होगा। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, स्टोरी की फॉर्म में याद करिए। तो क्या था कि बॉम्बे में भी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास में भी थी, बंगाल में भी थी। अब क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया मतलब कि जो बॉम्बे और मद्रास के बंगाल के गवर्नर थे, वो इनके सबॉर्डिनेट हो गए। किनके सबॉर्डिनेट हो गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। कैसे सबॉर्डिनेट हो गए? क्योंकि जो इनकी पावर्स थी वो ट्रांसफर की जाने लगी किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो ये मेजर स्टेप था ये टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। बट ये सेंट्रलाइजेशन खत्म नहीं हुई, स्टार्ट हुई है। ये याद रखना, स्टार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, नॉट एंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इट हैज स्टार्टेड बट इट डिडंट एंड हियर। ये स्टार्ट हो गया है, एकदम से कोई भी चीज नहीं होती, धीरे धीरे होती है,
बट सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया यहाँ से 1773 से। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके अलावा क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनके लिए ईसी लिखा है मैंने, बेसिकली ये क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी इनके लिए। एक बुक में देखते रहें, 4 मेंबर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी बना दी। किस पर्पस से बनाई? ताकि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट कर सकें। एक तीसरा स्टेप और क्या था? एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया 1774 में। कहाँ पे एस्टैब्लिश किया? फोर्ट विलियम्स कैलकाटा, जहां पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, 3 और जजेस होते थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सर इलिजा इम्फी थे। और चौथी चीज क्या कर दी कि जो प्राइवेट ट्रेड है उसको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया। कंपनी के ऑफिसर्स पे रोक लगा दी कि वो कोई भी ब्राइब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और एक मेजर इवेंट क्या हुआ उस दौरान? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी थी जो रिपोर्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को लेके, मतलब उसकी पूरी रिपोर्ट देती थी जो आंसरेबल थी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये तो था 1773 का एक्ट। अब मैंने यहाँ पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। नेचुरली इससे क्या हुआ? कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया तो कंपनी के ऑफिसर्स को प्रॉब्लम होने लगी। इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि एक एक्ट पास करना पड़ा इसके लिए भी। एक्ट क्या था वो? एक्ट था वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आप इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट को याद कर सकते हैं, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है बट हाँ यू कैन ऐड दिस सेंटेंस, टू लिमिट द कंट्रोल ऑफ एससी, सुप्रीम कंट्रोल के बेसिकली कंट्रोल को लिमिट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन 1781। अब हम करते हैं 1784 का एक्ट। अभी भी कुछ कंट्रोल इतना हो नहीं पा रहा था और ब्रिटिश पीएम को लगा कि एक नया एक्ट लाना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट से पहले, ताकि थोड़ा सा और सिचुएशन को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब नेक्स्ट एफर्ट क्या किया गया इसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में क्या एफर्ट्स किए गए कि हमने यानी ब्रिटिशर्स ने क्या एफर्ट किया कि पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के जो उनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया किस लिए? पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था दैट वाज फॉर मैनेजिंग दिस commercial affairs and board of control was there for managing the political affairs। तो इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट में मेजर चीज क्या आया था? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट था। डबल गवर्नमेंट कैसे था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही था, बाद में क्या ऐड कर दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी ऐड कर दिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका काम था सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना सारे मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू अफेयर्स को। इसका क्या काम था? उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक सेपरेट एंटाइटी के तौर पे तो लगाया ही, बट उसको एम्पावर भी कर दिया कि भाई तुमने सुपरवाइज करना है, डायरेक्ट करना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना है सब कुछ। तो मतलब कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। चाहे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कमर्शियल अफेयर्स देख रही थी, बट जो डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, वो काम किसका था? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। अब हम नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं जो है 1833 का, दैट इज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। अभी आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, व्हेन यू विल रिकॉल द एक्ट ऑफ 1773, तब मैंने वहां पे उसको बोला था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जो सेंट्रलाइजेशन था वो जाके यहाँ पे फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन बन गया, क्योंकि हमने जो माइग्रेशन ऑफ पावर था टू द
पावर्स था टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सारी की सारी जो पावर्स थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, वो बॉम्बे और दूसरा प्रेसिडेंसी कौन सा था, बॉम्बे था, एक बंगाल था, एक मद्रास था, हाँ बॉम्बे एंड जो मद्रास की प्रेसिडेंसी से जो पावर्स थे वो सारे के सारे ट्रांसफर हो गए कहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। तो ये जब ट्रांसफर हो गए तो इसको क्या बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम क्या बोलने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ये मेजर चीज़ थी। और रेगुलेशंस को एक्ट्स बोला जाने लगा। और एक चीज़ और थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो सुधर ही नहीं रही थी, वो लोग सुधर ही नहीं रहे थे। तो फाइनली क्या किया गया कि उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही एंड कर दिया गया और उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया। और साथ में बोल भी दिया कि भाई जो कंपनी की टेरिटरीज हैं इन इंडिया, वो पोजेशन है ब्रिटिश टेरिटरी की, एंड एक्चुअल में पोजेशन है ब्रिटिश टेरिटरी की, एंड दे आर हेल्ड बाय द कंपनी इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब उनको बना दिया कि यू आर आउट ऑफ दिस, यू आर ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, नथिंग मोर देन दैट। तो ये बताने की कोशिश की गई। उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट किया। एक और चीज़ था कि 1833 में जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, जो आप लोग देते होंगे टू अटेम्प्ट द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी एक एफर्ट किया गया। ये जो एग्ज़ाम था पहले ये ओपन नहीं था इंडियंस के लिए, कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज करके होता था, जिसके लिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम होती थी। वो पहले नहीं ओपन था इंडियंस के लिए, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अलाउड था, वही सिविल सर्वेंट्स बन सकते थे। बट उसको ओपन करने का एक अटेम्प्ट किया गया था, ऑल्दो वो नहीं सक्सेसफुल रहा, बट एक हाँ अटेम्प्ट किया गया था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपोजिशन था। किसकी तरफ से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। वो कहते नहीं, हमें नहीं करना है। बट फाइनली ये जो सपना था सिविल सर्विसेज को ओपन करने का फॉर इंडियंस, वो जाके पूरा हुआ। जो लास्ट चार्टर एक्ट है उसमें, तभी ये बहुत सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है और ये लास्ट चार्टर एक्ट है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा जो सपना था कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज को ओपन करने का, वो फाइनली पूरा हो गया। और उसके साथ ही एक मैकुले कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज अपॉइंट की गई 1854 में। 1853 में एक्ट आया और 1854 में ये अपॉइंट की गई। एक इसमें मेजर फीचर था, जो गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी। आपको बताया था 1773 के एक्ट में कि गवर्नर जनरल को एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई, क्योंकि काउंसिल में अब जो फंक्शंस थे, काउंसिल के फंक्शंस को डिस्टिंग्विश करने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत थी। तो और मेंबर्स ऐड किए गए, एक एक्सपेंडेड काउंसिल बनाई गई या एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, आप बोल सकते हैं, जो कि मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी। तो वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड की गई। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसके मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स भी बोलते थे। 6 मेंबर्स थे टोटल। यहाँ से एक लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हुआ, जो 6 मेंबर्स थे ना इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो आउट ऑफ those 6 members, 4 were appointed by the local governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. 3 प्रेसिडेंसीज तो हैं ही, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल और आगरा भी। तो उनके वो लोग हैं जो उनको ये अथॉरिटी दिया गया कि आप अपॉइंट कर सकते हो। तो एक तरह का लोकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया 1853 में। वहाँ पे तो सेंट्रलाइज ही कर दिया था, बट यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को भी एक अथॉरिटी दे दी गई। तो ये था हमारा 1853 एक्ट। इसके बाद हम दूसरे एक्ट्स करेंगे, क्योंकि इस सिपाही म्यूटिनी तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जारी रहा है, बट उसके बाद आया था ब्रिटिश क्राउन रूल। कैसे आया, क्या सिचुएशन हुई, क्या क्या एक्ट पास हुए इसके बाद, तो वो सारे चेन ऑफ इवेंट्स करेंगे, चेन ऑफ एक्ट्स करेंगे, क्योंकि हम इतना डीप में हिस्ट्री नहीं करने वाले हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही कवर करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा अगर मैं इसके बाद भी कंटिन्यू रखूँगी। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। और आई होप आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मेरे पॉलिटी के वीडियोस को देखें और हम लोग साथ साथ